नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति में आज बड़े सियासी ट्विस्ट देखने को मिले हैं। बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के संकेत देकर मुकाबले को हाई प्रोफाइल बना दिया है। कई जगह उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने चुनाव लड़ने की बात जो है वो कही है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे भारत तिवारी इनकाउंटर के बाद जिस तरह से 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत बिहार में होने जा रहा है, इससे बिहार की जो जातीय राजनीति है इसके तरफ भी बहस तेज हो गई है और लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या ये जो महापंचायत है वो जातीय ध्रुवीकरण बिहार में लाएगा। वहीं आरजेडी अपने 30वें स्थापना दिवस का जश्न मना रही है, लेकिन पार्टी के सामने जो है वो कई तरह की कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं बिहार की बदलती राजनीति पर कि क्या बांकीपुर सम्राट चौधरी की पहली बड़ी परीक्षा बनेगा, क्या भरत तिवारी का मामला जो है अब न्याय से ज़्यादा राजनीतिक ताकत का प्रतीक बनता जा रहा है, और क्या आरजेडी इन मुश्किलों के बीच अपनी सियासी पकड़ जो है वो बनाए रख पाएगी। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरह से चर्चा तेज हो गई है, एक तरफ तेज प्रताप यादव ने भी अपनी पार्टी से वीणा मानवी को संभावित उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उसके अलावा चर्चा ये हो रही है, एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी की सहमति होगी, अगर सब लोग सहमत होंगे तो वो बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने करगहर से या राघोपुर से भी चुनाव लड़ने के बारे में सेम बातें ही कही थी। उन्होंने इसे सम्राट चौधरी सरकार का पहला जनमत संग्रह बताया और दावा किया कि अगर उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है तो वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो अब सबकी नज़र इस हाई प्रोफाइल मुकाबले पर है, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर उतरते हैं तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो सीट है वो हाई प्रोफाइल हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सच में मैदान में उतरने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, और अगर उतरते हैं तो क्या बांकीपुर का जो चुनाव है वो बिहार की राजनीति में एक सिंबल के तौर पे देखा जाएगा, या फिर सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के लीडरशिप की, जैसे प्रशांत किशोर ने बात कही कि सम्राट चौधरी के लीडरशिप की ये पहली बड़ी परीक्षा बन सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या ये सिंबॉलिक चुनाव होगा या सरकार बनने के बाद ये लिटमस टेस्ट होगा सरकार का पहला बाई इलेक्शन। इस सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, भले ही वो बाई इलेक्शन हो, लेकिन वो चुनाव निर्णायक रहा। प्रशांत किशोर जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर प्रशांत किशोर उम्मीदवार होते हैं तो लड़ाई तो मजबूत हो ही जाएगी। और प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता की भी परीक्षा हो गई। प्रशांत किशोर जी से बार बार पूछा गया कि आखिर जब आप पहले कहते थे कि जब मैं खुद चुनाव लड़ूंगा तो फिर जो हमारे बाकी उम्मीदवार होंगे उनकी मदद कौन करेगा। आप कहे कि करगहर से चुनाव लड़ेंगे जहां मेरा गृह क्षेत्र है, फिर राघोपुर की बात आपने की और कहीं से चुनाव नहीं करे। क्या इसी तरह से इस बार बांकीपुर में भी होगा? उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार तो चूंकि एक ही सीट पर चुनाव है, इसलिए अगर कार्यकर्ताओं की राय होगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल आप जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, वही वो रेफरेंडम की बात कर रहे थे कि हाँ, अगर ये चुनाव हमारे हिस्से में आती है तो मैं मानूंगा कि जनता मेरे साथ खड़ी है। क्योंकि उस चुनाव को तो मैं चुनाव ही नहीं मानता। वो तर्क देते हैं कि मैं भी दौड़ में था, जेडीयू भी दौड़ में थी या एनडीए भी दौड़ में थी, लेकिन वो 10,000 रुपए को कह देते हैं कि उन्होंने मोटरसाइकिल की सवारी कर ली और मोटरसाइकिल पर बैठ कर दौड़ने लगे। तो स्वाभाविक है कि हम जो दौड़ रहे थे जमीन पर और वो कोई गाड़ी का सहारा लेकर के दौड़ने लगे तो परिणाम तो उनके हिस्से में आ ही जाएगा।
इस बार तो 10,000 रुपए की राशि वाली बात बांकीपुर में नहीं होगी। एक दूसरी बात, देखिए शहरी बनाम पारंपरिक राजनीति का भी ये लिटमस टेस्ट। जिस तरह के इश्यूज उठाते हैं प्रशांत किशोर, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, सीडी रेशियो का, बिहार के फाइनेंशियल कंडीशंस का, गांव गरीब के लोग आज भी उस लेवल पर जाकर के नहीं सोच पाते। शहरी मतदाता तो सोचेंगे, प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, बांकीपुर में शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग लोग होंगे। यह भी एक टेस्ट हो जाएगा जन सुराज का कि ठीक है भाई, जो रूरल बिहार है वहां पर आपकी बातें कनेक्ट आप नहीं कर पाते हैं, जो शहरी अर्बन जो क्षेत्र है जहां पर प्रबुद्ध लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास रहता है, वो भी तो आपकी बात पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक चुनाव हमारे जीत जाने से और एक चुनाव हार जाने से सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सिंबॉलिक तो होगा। एक भरोसा तो बनेगा कि हराया जा सकता है एनडीए को भी और व्यवस्था बदली जा सकती है। तो लगता तो है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके वो अपने मॉडल को वोटों में तब्दील करते हुए देखना चाहते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो मॉडल क्या वोट में तब्दील होगा नहीं होगा, तो एक टेस्टिंग भी हो जाएगी। चूंकि बांकीपुर बीजेपी का ट्रेडिशनल क्षेत्र रहा, लगातार वहां से बीजेपी चुनाव जीतते रही है। एनडीए गठबंधन अपने को आज भी इतना भरोसेमंद मान के चल रही है कि जो भी हमारा उम्मीदवार होगा उसके हिस्से में वोट आ जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर बनाम अगर चुनाव होता है, बांकीपुर का चुनाव, तो एक नेशनल मीडिया के लिए तो एक सब्जेक्ट हो ही जाएगा ना कि क्या सम्राट चौधरी बांकीपुर को भी नहीं बचा पाए, या प्रशांत किशोर एक सीट भी जीतने में कामयाब नहीं रहे। पहले तो उनके उम्मीदवार लड़े तब भी नहीं जीत पाए, इस बार खुद लड़ गए तब भी नहीं जीत पाए। तो प्रशांत किशोर के लिए भी एक टेस्ट होगा और एनडीए के लिए भी एक टेस्ट होगा। तो सुरक्षित सीट जो एनडीए की मानी जाती है उस पर सीधी चुनौती होगी अगर प्रशांत किशोर आते हैं, तो जिसको भाजपा सुरक्षित सीट मान करके चलती है। शहरी बनाम पारंपरिक राजनीति की चुनाव लड़ाई होगी कि जो जिस तरह से ट्रेडिशनली चुनाव लड़ा जाता है, इस बार प्रशांत किशोर इशू बेस्ड चुनाव लड़ने की बाई इलेक्शन में कोशिश करेंगे। देखना होगा कि क्या इस पर जनता का कितना भरोसा बन पाता है और जनता कितना इस पर इतबार कर पाती है। लेकिन प्रशांत किशोर तो हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हाँ कार्यकर्ताओं की राय होगी, सब लोग चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा कि इससे सरकार बदलेगी या सरकार की व्यवस्था बदलेगी, इसलिए लड़ूंगा कि लोगों का विश्वास में जीत पाऊं कि जनसुराज भी चुनाव लड़ सकती है, चुनाव जीत सकता है जनसुराज, और जनता के हितों के लिए आवाज उठा सकता है, न केवल सड़क पर बल्कि सदन में। इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। ये वर्जन प्रशांत किशोर जी, देखते हैं प्रशांत किशोर जी बांकीपुर के उस रण में उतरते हैं या करगहर और राघोपुर की तरफ फिर अंतिम समय में कहते हैं कि नहीं, कार्यकर्ताओं की इच्छा हुई कि मैं नहीं, ये चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा हम लोगों को इंतजार करनी है। बिल्कुल, उसका इंतजार है। फिलहाल सर, भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद जो है भोजपुर के जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत हो रही है 5 जुलाई को, और आयोजकों का कहना है कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में है, जबकि विपक्ष इसे जातीय ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहा है। और इस महापंचायत में जीतन राम मांझी ने, जैसा कि एक्स पे पोस्ट भी किया था, और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि समेत कई नेताओं के शामिल होने की चर्चा जो है वो तेज़ है। इसके अलावा इस एनकाउंटर के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था, लेकिन मैंने उसकी जाति नहीं देखी, मैंने सिर्फ इंसाफ की बात की। अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो उसे गोली क्यों मारी गई, जो सवाल लगातार चल रहा है। लेकिन जाति की बात भी उन्होंने ये मेंशन ज़रूर किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये जो महापंचायत है वो सामाजिक समर्थन का प्रदर्शन है, या बिहार में जिस तरह से अगड़ा पिछड़ा राजनीति के दौर से जिस तरह से गुजर रहा है, ये पूरा केस ही अगर हम देखें तो शुरुआत से लगातार ये चर्चा हो रही है कि
एक अगड़ा जाति का था इसलिए आवाज उठाई गई। उसके बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी, कई नेता सामने आए, अलग अलग सबके तर्क थे इस इनकाउंटर के बाद। तो क्या भरत तिवारी इनकाउंटर का मुद्दा अब न्याय से ज्यादा जो है वो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र कहें या उसका एक माध्यम बनता जा रहा है? देखिए, बिहार में मुद्दों का राजनीतिकरण तो कर दिया जाता है और उसमें जातीय एंगल भी तलाश ली जाती है। भरत तिवारी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, इस सच्चाई से कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो जमनिया गांव के जो विस्थापित लोग थे, उनके मिट्टी कैसे भरा जाए ताकि जब बरसात का मौसम हो तो वो पानी में डूबे नहीं लोग, उनके चापाकल से जो काले पानी आ रहे थे उसको लेकर के कि कम से कम पीने लायक पानी तो मिल जाए, बिजली के खंभे और ये कैसे ये हो जाए। और एसडीएम के साथ उनका जो झंझट भी हुआ था वही कारण था। ठीक है, बाद के जो घटनाक्रम में वो पिस्टल लेकर के खड़ा होना और फिर पिस्टल दिखाना, फायर करना, वो सारी बातें सही, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है, मैं पहले भी कहा हूं, शरणार्थी हो जाता है, शरणागत हो जाता है, फिर दंड देने का अधिकार तो कोर्ट को है ना। अब महापंचायत में कौन सा निर्णय होगा मुझे नहीं जानते। भरत तिवारी को मैं इस रूप में भी नहीं देखता हूं कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन भरत तिवारी सिस्टम के खिलाफ तो आवाज उठा रहे थे, ये सच्चाई तो है। अब सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति को अवैध हथियार लहराने का भी कोई अधिकार नहीं, फायरिंग करने का भी कोई अधिकार नहीं, लेकिन जब वो सरेंडर कर देता है तो पुलिस को भी 5-5 गोलियां मारने का भी कोई अधिकार नहीं। अब तो चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी उस पर चल रही है ना, तो राजनीति तो होगी और राजनीति में अपने अपने एंगल तलाशेंगे और इसी में गोलबंदी लोग तलाशते हैं कि हमारी गोलबंदी कैसे हो, हम कैसे एकजुट करेंगे। अगर उधर, चूंकि भरत तिवारी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, तो अगर उधर की एकजुटता दिख रही है तो हम लोग भी अब इसी बहाने इधर एकजुट कर लें। नागमणि कभी सक्रिय राजनीति में इधर मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा है, भाई आप न जुडिशियल कमीशन के सदस्य, न आप पुलिसकर्मी हैं, न इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पटना के कमरे में बैठ करके सारा कुछ आप यहीं से देख ले रहे हैं कि सच क्या है। अब सरेंडर करने के बाद भी अगर गोलियां मारी जाती है तो उसका भी फैसला आप ही सुना दीजिएगा। शायद मैं मानता हूं कि इससे कोई बिहार का नौजवान सहमत नहीं होगा। ये राजनीतिक पार्टी के लोग जाति में जितना बांटने की कोशिश करें, वो भरत तिवारी के साथ जो खड़े लोग हैं, आप भी कई बार भरत तिवारी पर ये की शो की, उसमें क्या लगा कि वहां जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईबीसी के लोग, जो विस्थापित, वो जो बेलौटी के बधार में जो लोग बसे हुए हैं, वो सब वही ईबीसी और ओबीसी और ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग तो हैं, जो सारे लोग उसके लिए खड़े हैं कि अगर वो नहीं होते तो बिजली नहीं आती, हमारी लड़ाई नहीं लड़ते, मिट्टी भराई नहीं होती, सड़क नहीं बनती। अब इसमें अब ये लोग एक जाति का एंगल तलाश रहे हैं। तो जो लोग भी जमा हुए भरत तिवारी के यहाँ श्रद्धांजलि सभा में या संवेदना व्यक्त करने के लिए, तो क्या संवेदना केवल बस कुछ जाति के लोग व्यक्त कर रहे थे? अरे संवेदना व्यक्त करने तो सब लोग गए होंगे ना। अब इसमें कोई जाति का एंगल तलाश करके उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, वातावरण बनाया जाए, वो अलग पार्ट है, वो करे लोग। लोकतंत्र इसकी भी इजाजत देता है कि आप एक वातावरण बनाइए, माहौल बनाइए। लेकिन मुझे लगता है कि महापंचायत 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, भरत तिवारी आत्मसमर्पण करने के बाद जब पुलिस के कस्टडी में उनको इतनी गोलियां मारी जाती है कि उनकी मृत्यु ही हो जाती है, तो एक सवाल तो होता है सिस्टम पर, और उसके लिए तो जुडिशियल कमीशन काम कर रही है। डीआईजी जो साहबाद हैं उनको इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी दे दी गई है। तो आपके सवाल हैं कि जातीय एंगल क्या इसमें तलाशा जा रहा है? बिल्कुल,
मैं तो मानता हूं कि न कोई अपराधी की जाति होती है और न कोई निर्दोष की जाति होती है। अगर कोई निर्दोष मारा जाता है उसको भी जाति मत पूजिए। वो बिहार का एक नौजवान था, ठीक है, गुस्से में प्रोवोक्ड होकर के भटकते तो बहुत लोग हैं, तो जितने भी भटकाव के शिकार युवा होते हैं सबको गोली मार दी जाती है। अरे जेल किस लिए दिया जाता है? जेल का नाम ही क्या है? सुधार गृह। कि अगर भटक गए थे, भटक करके हमने कोई गलती कर दी, कोर्ट ने हमें सजा सुनाई, तो इतने वर्षों तक हमें जेल की सजा काटनी पड़ी, मतलब हमें सुधारने का मौका दिया गया कि ये जाने अनजाने में जो भी हमने गलती की उसकी ये सजा मिल गई, और जब जेल से हम निकलेंगे तो अब हम इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। तो अगर किसी ने कोई भटकाव में ही ओवर प्रोवोक्ड होकर के हथियार उठा लिया, अवैध फायरिंग कर दिया, तान दिया, लेकिन जब वो सरेंडर कर गया तो फिर उसको में उसकी जाति मत ढूंढिए, उसमें उसके माँ पिता की संवेदना भी ढूंढिए कि एक जवान बेटा जो माँ बाप का कल सहारा होता, एक गलती की वजह से कि कहीं से वो पिस्टल ले आया चेन बेच करके और उसने फायरिंग कर दी और लहरा दिया, तो भाई इसको ईगो पर ले लिया गया कि अरे कोई व्यक्ति बिहार में पिस्टल कैसे किसी को दिखा देगा, चलो इसको तो अब इस दुनिया से रुखसत ही कर देते हैं। और फिर अलग अलग इधर की लामबंदी कि चलो भरत तिवारी के ही मौत पर इधर की राजनीति की। ओवैसी जी इतने बड़े उनके पैरोकार थे तो आते उनके घर पर उनके माँ पिताजी को संवेदना व्यक्त करने, वो तो वहीं से सुलगा रहे हैं कि भाई चलो ये देखिए कैसे निर्दोष की हत्या की जा रही है। उनके अपने यूपी में ब्राह्मण लॉबी को एक तरह से वो ये हिंट कर रहे हैं कि कैसे आप पर हमले हो रहे हैं, कैसे ये किया जा रहा है। और इधर भी जो लोग हैं ये भी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देख रहे हैं कि चलो गोलबंदी का ये भी अवसर है कि अगर उधर लोग खड़े हो गए किसी के साथ तो इधर हम भी खड़े हो जाएंगे कि चलिए हम भी कम नहीं हैं। तो ये जातीय गोलबंदी है। मुद्दा क्या खत्म हो गया? जो मुद्दे हैं, जीताराम मांझी जी अगर एमएसएमई के मंत्री हैं, इंडस्ट्री के लिए इतना मेहनत करते तो ज्यादा अच्छा होता, उस पर ज्यादा बिहार के नौजवानों का भला होता, जिस जाति के लिए भी सोचते, जिस जाति के लिए भी करते। इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टियां जातीय एंगल ढूंढ लेती है और वो जातीय एंगल ढूंढ करके उस पर राजनीति करने लगती है। बिहार का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन बिहार में कोई घटना हो और उसमें जाति न तलाशी जाए, जाति का एंगल न तलाशा जाए और जाति की राजनीति न की जाए, ये भी संभव नहीं है। इसलिए करेंगे लोग, वो उनका पार्ट है, वो तो करेंगे, उनको सूट करता है कि जाति के नाम पर इमोशनली लोग एक तरह से एकजुट हो जाते हैं और फिर उनका फायदा उठाया जाए आगे के भविष्य में। सर, आरजेडी आज अपना 30th फाउंडेशन डे मना रही है, लेकिन इस बीच पार्टी के सामने कई राजनीतिक और कानूनी चुनौती, जैसा कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि लगातार सामने आ रही है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास जिस तरह से खाली करना पड़ा, लालू राबड़ी की Z+ सिक्योरिटी भी वापस ली जा चुकी है। दूसरी ओर कानूनी रूप से अगर हम देखें तो IRCTC और लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई पर सबकी नज़र है। स्थापना दिवस पर भरत तिवारी इनकाउंटर का मुद्दा भी जो कार्यालय में है वो गूंजा। पार्टी कार्यालय में समर्थक छोटू छलिया भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था तो गोली नहीं मारनी चाहिए थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने विधायकों, अपने सांसदों, सबको पटना बुलाया है। तो होने क्या जा रहा है? और सवाल ये भी है कि क्या इन चुनौतियों के बीच जिस तरह से आरजेडी अपनी राजनीतिक ताकत क्या बरकरार रख पाएगी, या आने वाले दिनों में और मुश्किलें जो है वो आरजेडी के लिए बढ़ सकती है? नहीं, ताकत के लिए ही तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। जब 5 जुलाई को इनका स्थापना दिवस है तो फिर ये 2 जुलाई को बैठक बुलाने का क्या मतलब है? उसी ताकत के लिए ना कि पूरे बिहार से लोग आएंगे, सारे MLA, MLC, राज्यसभा सदस्य, पार्लियामेंट के मेंबर, सब लोग एकजुटेंगे, जिला अध्यक्ष, सबको बुलाया जा रहा है और उस मुद्दे पर ही तो बात की जा रही है कि कैसे सड़क पर उतरें, कैसे सरकार को घेरें, सरकार की कमियों को कैसे गिनाएं। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में
एक आरजेडी को कैसे हम बताएं कि एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में अभी भी आरजेडी है, इसी की एक कोशिश की जा रही है। और उसमें भरत तिवारी जी का भी मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को अपने तरह से जोड़ने की कोशिश कर रही है कि सरकार घिरी हुई है, जब तक न्यायिक प्रक्रिया में देर होती है, इन्वेस्टिगेशन में पारदर्शिता नहीं आती है, तो सरकार तो घिरी हुई है, जनता के आक्रोश झेल रही है। वैसी स्थिति में क्यों न विपक्ष इस मुद्दे का फायदा उठाए। तो कई मुद्दे हैं, वो उसमें बंगला विवाद जो आप बता रही हैं वो भी है कि अपने लोगों को बताएंगे कि कैसे 10 सर्कुलर रोड खाली कराया गया, कैसे इनकी सुरक्षा छीन ली गई। ये सारे मुद्दे को लेकर के कोने कोने में एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को वार्म अप करने की ये कोशिश करें। अब इनके कार्यकर्ता कितने वार्म अप होंगे नहीं होंगे वो बात की चीज है, लेकिन पार्टी को एकजुट रखने के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन तो करने पड़ेंगे। आपको कार्यकर्ताओं को भरोसा तो दिलाना पड़ेगा, हम मजबूत हैं, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और हम इशू बेस्ड सत्ता को घेरेंगे। 20 नवंबर को पहली सरकार तो बन ही गई थी ना, जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए थे। आज हम लोग 1 जुलाई को बात कर रहे हैं, तो करीब करीब 6-7 महीना तो हो ही गया। ठीक है, बाद के चरण में सम्राट चौधरी जी भी बने। तो इसको लेकर के आरजेडी पूरी तैयारी कर रही है और कल से ही उनकी शुरुआत हो जाएगी। 5 जुलाई को ही बंगले में भी वो शिफ्ट करेंगे। जो 39 हार्डिंग रोड का जो बंगला मिला है, लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी 5 जुलाई को शायद शिफ्ट करेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम मिला था, फिर वो 7 दिन से अधिक टाइम हो गया और अब 5 जुलाई की बात की। तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि जिला लेवल पर आप कैसे सरकार को घेरिए, सरकार की योजनाओं को लेकर के आप कैसे आवाज उठाइए, सरकार की कमियां गिनाइए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में सरकार है। अभी तो आपसे कुछ दिन पहले बात किए थे, तेजस्वी यादव ने 20 जो मुद्दे गिनाए थे सरकार को लेकर के कि ये 20 इनकी कमियां हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश करेंगे, एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि एनडीए दाव तो लगाते ही रहती है और खास करके बीजेपी हमेशा वो एक उनके तरफ, इनके विधायकों के तरफ तो एक उम्मीद से वो देखते ही रहती है कि अगर उनको तोड़ने जोड़ने का मामला हो, अपने तरफ लाने का मामला हो, तो उस स्थिति में हम कोई कसर ना बाकी रखें। तो अगर इस तरह से नहीं बुलाएंगे, नहीं बैठक करेंगे, तो फिर पार्टी की एकजुटता पर भी सवाल होगा। और अभी तो नेता विपक्ष के तौर पर 25 ही विधायक इनके पास है। एक विधायक का भी इधर उधर होना अपने लिए एक बड़ा इनका मुश्किल खड़ा हो जाएगा। जो एक विधायक राज्यसभा के समय गायब हो गए थे, अभी तक कहाँ निकाल पाए। इसलिए कि चूंकि तभी विपक्ष के नेता हैं जब 25 इनकी संख्या है। दूसरी तरफ आपने देखी होगी कि राज्यसभा का जो चुनाव हुआ झारखंड में, उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया आरजेडी पर, तो बिहार में तो भी इंडिया गठबंधन है ही, तो अपने जो सहयोगी दल हैं उनको भी ये मैसेज देंगे, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं या कांग्रेस है, कि देखिए आरजेडी आज भी इतना ही मजबूत है, जमीन पर इसके कार्यकर्ता खड़े हैं, जमीन इसी की है, और इस ताकत के साथ जब आप खड़े होंगे तभी एनडीए को आप सत्ता से किनारे लगा पाएंगे। अदरवाइज आप लड़ेंगे, हुंकार भरेंगे, लेकिन एनडीए आपको बैकफुट पर रख देगी। तो इस तरह से कई पार्ट हैं जिसको लेकर के आपस में ये मंथन करेंगे। एक इनके एमएलसी हैं रणवीर साहू, तो मैं उन्हीं का रणविजय साहू को मैं देख रहा था, 1-2 मीडिया से बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी आ रहे थे कि कैसे पार्टी की एकजुटता, संगठन की धार, जिला लेवल पर कार्यक्रम और सरकार को कैसे घेरा जाए, भरत तिवारी जैसे निर्दोष की कैसे इनकाउंटर में जान देना पड़ता है या उनकी जान ले ली जाती है। हम इस तरह के सवालों को लेकर के हम तो हर साल मनाते हैं, इस बार थोड़ा हम और बृहद तरीके से और भव्य तरीके से मना रहे हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता ऊर्जान्वित। और तेजस्वी जी एक मजबूत हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में आरजेडी की कमान है, तो देखते हैं कि कैसे तेजस्वी जी और इस पार्टी को आगे ले जाते हैं। हम कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन प्राप्त है।
तो मैं सुन रहा था, तो देखते हैं कि आरजेडी जो कल से उनका जो शिविर शुरू होगा, शायद कल उनका कोई सांगठनिक शिविर है। अब 5 जुलाई को तो स्थापना दिवस मनाएंगे, तो कल हम लोग फिर बात करेंगे आगे कि सांगठनिक शिविर में कौन से फैसले लिए गए, क्या निर्णय लिए गए। प्रेस को तो ब्रीफ करेंगे ही, और फिर तो 5 जुलाई को जब स्थापना दिवस होगा उस दिन भी कौन से नए संकल्प लेते हैं, कैसे इशूज बेस्ड सड़क पर उतरते हैं और सरकार को घेरते हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित, ऊर्जान्वित और एकजुट करने के लिए मैं समझता हूं कि ये तेजस्वी जी ने सारे अपने विधायकों को, मंत्रियों, एमपी को, राज्यसभा के सदस्य को, एमएलए को और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। देखते हैं कल शिविर में कौन कौन से निर्णय इनके होते हैं और कितनी एकजुटता दिखाई पड़ती है, कितने लोग उसमें आ पाते हैं और क्या इसका फलाफल निकल करके आता है। बिल्कुल, आरजेडी अपने आप को मजबूत करने के लिए और आने वाले दिनों में किस तरह से अपने आप को, अपनी ताकत को बरकरार रख पाएगी या उसको आगे बढ़ा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी और हम इन पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।